भास्कर जी, चलो साहब, लेट्स स्टार्ट। भाई साहब स्टार्ट कर दें भाई साहब। जी भाई साहब जी। Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road to CP Study Circle on today's webinar on a formation of non-profit organization step by step for income tax, FCRA and CSR. And on this subject, our very learned elder brother CA Ved Mittal ji is with us. I welcome you, sir. I also welcome all the attendee on behalf of Pusa Road CP Study Circle. Ved Mittal ji is not a new to this study circle, but for the recording purpose, I am introducing him very briefly. CA Ved Mittal ji, FCA in practice since last 25 years in Delhi. He did his graduation from Aligarh Muslim University. He is the managing partner of Messrs. Ved and Associates, Delhi. He is also a visiting faculty of certification course of non-profit organization NPO NGO by ICI. He qualified certification course of forensic audit and fraud detection from ICI and independent directors from IICA and pursuing a law in present. This is the brief profile of our today's learned brother, CA Ved Mittal ji. I once again welcome you, sir, and I request all the member kindly please listen him very patiently, because if we are going to form a non-profit organization, NPO or NGO, so there must be a right foundation. So what are the steps is required? We will request to our learned speaker kindly deliberate on the subject. Over to you, sir. Thank you, Rajesh ji. First of all, thank you for the Pusa Road Study Circle giving this opportunity, and particularly Rajesh ji, and thank you for all the audience. Now we start our deliberation. Screen आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल आ रही है भाई साहब. देखिए, जब भी हम आप सर क्लिक करना पड़ेगा सर. आपकी स्क्रीन वैसे ओपन नहीं है. आ रही है, नहीं आ रही? वो स्क्रीन तो आ रही है, लेकिन उसमें फॉर्मेशन ऑफ एनपीओ करके वो आ रही है. उसको क्लिक करोगे तो ओपन होगी ना? नहीं, वो तो मैंने ओपन कर दी. अच्छा, तो फिर यहाँ नहीं है सर. दोबारा आप इसको बंद करके दोबारा चलाओ. फिर ओपन नहीं हो रही सर मेरे यहाँ तो. हाँ, अब हो गई. यस सर, यस सर. नाउ इट्स ओके. जब हम किसी एनजीओ एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो गवर्नमेंट ने एक सेटअप बनाया हुआ है कि एनपीओ का कौन कौन सा सेटअप है, जिसकी अगर हम उस सेटअप में ही भी सेटअप करते हैं किसी भी एनपीओ को, तभी हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, तभी हमें सीएसआर में बेनिफिट मिलेगा, तभी हमें एफसीआरए का बेनिफिट मिलेगा. पर्टिकुलरली बेसिकली क्या है, इसके 4 सेटअप हैं. फर्स्ट, या तो हम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाएंगे, या सोसाइटीज बनाएंगे, या सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे. और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे एक होती है वॉलंटरी एसोसिएशन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन. ये भी सोसाइटी में बनती है, लेकिन इसको इनकम टैक्स में टोल का बेनिफिट नहीं मिलता. रीजन क्या है कि गवर्नमेंट जो जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में बनाते हैं, टोल का बेनिफिट तब मिलता है जब इसमें 3 सिचुएशन होती है. पहला, कि हमारे ऑब्जेक्टिव एज पर 215 हो. दूसरा, प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. तीसरा, पब्लिक एट लार्ज बेनिफिशियरी होते हैं. अब मैं बात करता हूं, मैं वॉलंटरी एसोसिएशन बनाता हूं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाता हूं. इसमें ऊपर के 2 क्लॉज तो शामिल होते हैं, लेकिन तीसरा जो क्लॉज है, पब्लिक एट लार्ज बेनिफिशियरी, नहीं होते, क्योंकि उसमें मेंबर्स होते हैं मेरे पर्टिकुलर एरिया के, पर्टिकुलर रेसिडेंट के मेंबर्स होते हैं. इसलिए उस केस में उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है. तो अब हम जो भी एनजीओ बनाते हैं, एनपीओ बनाते हैं, अगर मैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या एफसीआर या सीएसआर में, तो 3 ही सेटअप है. या तो मैं ट्रस्ट बनाऊंगा, या सोसाइटी बनाऊंगा, या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊंगा. इन्हीं तीनों में यदि मैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता हूं, तभी मुझे इनकम टैक्स, एफसीआर, सीएसआर का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. अब बात आती है ये रिलेवेंट लॉ क्या चीज है. कोई भी हम देखते हैं, कोई भी एक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिस्टेड होता है.
कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरह की लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है कि एंट्री नंबर 10 ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, एंट्री नंबर 28 चैरिटी एंड चैरिटेबल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी अपनी लिस्ट है वो लिस्ट में है। दूसरा एक्ट आता है इसमें इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 का है। तीसरा एक्ट आता है पब्लिक ट्रस्ट एक्ट और वेरियस स्टेट और इंडियन ट्रस्ट एक्ट। बेसिकली इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है जो है प्राइवेट ट्रस्ट के लिए, पब्लिक ट्रस्ट के लिए नहीं है। लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे बॉम्बे की हम बात करते हैं, गुजरात की बात करें, तो वहां हर एक स्टेट के अपने स्टेट एक्ट हैं। अब जैसे बॉम्बे और गुजरात में लगता है बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट, तो वहां जो भी हम ट्रस्ट बनाएंगे वो बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के अंडर में बनेगा, ना कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में। क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कोई स्टेट का कोई लॉ नहीं है, इसलिए जो भी हम ट्रस्ट बनाते हैं वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में बनाते हैं, लेकिन इट इज फॉर ओनली प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट के लिए। अब उसमें क्या रहता है कि क्योंकि उसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट 82 में एडमिनिस्ट्रेशन पावर दी हुई, आप कैसे सेटअप करेंगे, ट्रस्टी कौन हो सकते हैं, बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं, ये सारी डेफिनेशन दी हुई है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस ऑफ। तो हम दिल्ली में जो भी हम ट्रस्ट बनाएंगे वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में बनाएंगे, क्योंकि ये उस स्टेट का कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगेन ये सेंट्रल का एक्ट है और हर एक स्टेट ने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का उनको राइट्स है। आगे देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 कंपनी जो अपना 2013। उसके बाद में FCRA वगैरह जो एक्ट है वो एज पर योर रिक्वायरमेंट है। अब बात आते हैं 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का है। सबसे पहले कोई भी जब एक्ट होता है उसका प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल का मतलब है वो एक्ट क्यों लाया गया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो कोई भी एक्ट होता है तो हम उसका प्रीएम्बल से पता लग जाती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी बेनिफिटेड है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है 1860 प्रोवाइडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी लिटरेसी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी। मींस कोई भी सोसाइटी जो लिटरेसी में, साइंटिफिक में या चैरिटेबल में है तभी 1860 में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस ट्रस्ट इज enacted in the preamble was to make provision for improving the legal condition of the society, establishment for the promotion of literature, science or fine art, or diffusion of the useful knowledge, for the diffusion of the political education, for the charitable purpose। ये उसका preamble था 1860 सोसाइटी का। The act was central legislation and also as per the society registered in respective state have to follow the law governing in this state। Means जो 1860 का लॉ है ये सेंट्रल लॉ है और हर एक स्टेट को राइट दे रखी है कि आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 इज ए सेंट्रल एक्ट और जैसा मैंने अभी कहा, अब इसमें जो भी हम सोसाइटी बनाते हैं तो मिनिमम मुझे 7 मेंबर की जरूरत है। मींस ये सोसाइटी जो बनती है 2 तरह की होती है, एक स्टेट लेवल की, एक ऑल इंडिया लेवल की। यदि मैं स्टेट लेवल की सोसाइटी बनाता हूं तो मिनिमम 7 मेंबर मुझे चाहिए। 7 मेंबर भी कौन से, जो अनरिलेटेड हो, मींस फ्री 7 मेंबर चाहिए। सपोज एक एग्जांपल, एक सोसाइटी में 2 भाई हैं, दोनों उसके मेंबर्स हैं, प्रोमोटर्स मेंबर्स हैं, तो क्या मुझे 7 मेंबर की जरूरत है? आंसर इज नो। मुझे कम से कम फिर 8 मेंबर चाहिए, मींस 7 फ्री मेंबर चाहिए। यदि 2 मेंबर आपस में बिलोंग्स करते हैं उनकी काउंटिंग 1 में होगी, ना कि 2 में। अगर 3 मेंबर आपस में बिलोंग करते हैं तो मुझे 9 मेंबर चाहिए। इट मींस 7 मुझे इंडिपेंडेंस मेंबर चाहिए। दूसरी, यदि मैं ऑल इंडिया लेवल की सोसाइटी बनाता हूं तो ऑल इंडिया लेवल की सोसाइटी है मुझे 8 डिफरेंट स्टेट के कम से कम 9 मेंबर चाहिए, कम से कम 8 स्टेट के मेंबर हो उसमें। तो ये इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट है। एनी 7 और मोर पर्सन एसोसिएट फॉर ऑन, ये इसमें रिक्वायरमेंट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। Types of society as per the section 20 of the registration 1860, the following society may be registered under this act: charitable purpose, military orphan fund or society established for the several presidency of India, society established for the promotion of science, literature or fine art or institution, diffusion of useful knowledge, the foundation and maintenance of the library or the road। मीन्स ये उन्होंने सोसाइटी एक्ट का सेक्शन 20 है जिसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि आप किस तरह की सोसाइटी बना सकते हैं। तो नो डाउट जैसे हमारी चैरिटेबल है तो हम चैरिटेबल सोसाइटी बना सकते हैं,
ऑमलेक्टी ऑर्फन के मतलब की है, या प्रमोशन फॉर साइंस लिटरेचर फाइन आर्ट्स, और ये फाउंडेशन फॉर द लाइब्रेरी रूम्स वगैरह। तो ये टेक्निकल प्रकार हैं कि कौन कौन सी टाइप की सोसाइटी जो सेक्शन 20 में कवर है। अब बात आती है, कोई भी जब सोसाइटी बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे कोई भी हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से पहले हमें नेम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद फिर हम उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल उसको ड्राफ्ट करते हैं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। इसमें दो चीजें होती है, मेमोरेंडम और रूल्स एंड रेगुलेशन। मींस आर्टिकल की जगह यहाँ पर वर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशन। मेमोरेंडम में जो क्लॉज होते हैं वो सेम कंपनी की तरह ही होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज और जनरल बॉडी मेंबर क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में, मेंबरशिप क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मीटिंग क्लॉज, कमेटी और बॉडी क्लॉज, ऑडिटर, लीगल प्रोसीजर, डिसोल्यूशन। ये सारे क्लॉज आपके बाई लॉज में होने चाहिए। यदि कोई भी इसमें क्लॉज नहीं है, तो जब हम रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पूरे क्लॉज को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में कोई डेफिशिएंसी है तो हमें बता देते हैं कि आपके उसमें डिसोल्यूशन क्लॉज नहीं है, इसलिए हम आपको ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। मींस अल्टीमेटली जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो भी बाई लॉज में है, वो हमें यहाँ पर ड्राफ्ट करते समय ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए ड्राफ्ट में। जब हम सोसाइटी का जाते हैं, तो सोसाइटी का हर एक सोसाइटी, यहाँ पर दिल्ली में देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये एसडीएम ऑफिस जहाँ पर होता है, वहीं सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी वहीं बैठते हैं। पहले ये सेंट्रलाइज था, लेकिन काफी टाइम पहले ये अब इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। हर एक डीसी ऑफिस जहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं, हमारे दिल्ली में 12 स्टेट हैं, 12 ही डीसी हैं, और 12 डीसी के अंडर में ही रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है। जनरली ये वहां पर होते हैं जहां प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, उसी बिल्डिंग में ही रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी का ऑफिस होता है। चूंकि अब ये ऑनलाइन कर दिया है पूरा, पहले मैनुअल था, अब ये पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दिया है। आप ऑनलाइन की साइट पर जाएंगे और ये सारे पेपर आप उसमें लगाएंगे। जैसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर ऑफ आरओसी होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, सेम इसी पैटर्न पे इन्होंने दिल्ली की साइट है, वहां जाके हम सारे पेपर अपलोड करेंगे। अब क्या क्या पेपर बनाएंगे? पहले कवरिंग लेटर में जैसे हम लिखते हैं कि हमने सोसाइटी फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें ये पेपर हम लगा रहे हैं। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, रूल्स, जो हमने रूल्स और मेमोरेंडम बनाए हैं, ये सारे हमें उसमें लगाने हैं। तीसरा टेबल कंटेनिंग नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑल मेंबर्स अलोंग विद देयर सिग्नेचर। मींस जो भी मेंबर्स हैं, इसमें 7 मेंबर स्टार्टिंग के, उनके नेम, उनका एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन, और उसके साथ में साइनिंग वो खुद करेगा। सर्टिफाई कॉपी ऑफ द डूली रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन में मींस ये है कि कौन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बनेगा, इसका एक रेजोल्यूशन। उस मीटिंग की जिसमें ये पास हुआ उसकी मिनट्स बुक की कॉपी। एक प्रेसिडेंट एक डिक्लेरेशन देता है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। वो डिक्लेरेशन ये होता है कि इसमें से 7 जो मेंबर हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है। यदि रिलेटेड है उनका, अगर सब उसमें 9 मेंबर है, 2 आपस में रिलेटेड हैं, तो उनका ये लिखेंगे ये 2 मेंबर आपस में रिलेटेड मेंबर हैं। और उन सबके एड्रेस प्रूफ में सबके आधार कार्ड। ये सारे पेपर, जितने भी पेपर्स हैं, ये सारे पेपर नोटराइज चाहिए, सारे के सारे पेपर। मींस आधार कार्ड जितने भी हैं, जितने भी डिक्लेरेशन आपने फाइल किए हैं, ये सारे पेपर नोटराइज करने के बाद फिर हम रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट कर देते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीजें जैसे देखते हैं, कवरिंग लेटर। अच्छा, ये अगर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सोसाइटी जब होती है तो हम नाम सर्च करते हैं, जो नाम का ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है। जैसे कंपनी के केस में नाम सर्च करते हैं, हो सकता है नाम जो हम चाह रहे हैं वो ऑलरेडी साइट पे हो, तो पहले ये जो साइट लिंक दिया हुआ है, यहाँ से अपना नाम सर्च कर लें। नाम सर्च करने के बाद में बाई लॉज को ड्राफ्ट करें। बाई लॉज को पूरी तरह हम देखेंगे, आगे मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि क्या बाई लॉज कैसे होते हैं। उसके बाद में ये जो कॉपी दो, पहले क्या होता था, पहले होता था मैनुअल सिस्टम। तो मैनुअल सिस्टम में क्या होता था कि 2 कॉपी बाई लॉज की वहां सबमिट होती थी। एक कॉपी रजिस्ट्रार वाले रख लिया करते थे, दूसरी कॉपी हमें स्टाम्प लगा के वापस कर दिया करते थे। क्योंकि अब ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन के केस में आपको एक कॉपी ही सबमिट करनी है। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ, जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस, सपोज मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ,
मेरा यहाँ का एड्रेस है तो मुझे अपना एड्रेस प्रूफ लगाना है। मींस जो प्रॉपर्टी है उसका कोई बिजली का बिल या कोई ऐसी गवर्नमेंट का बिल और एक एनओसी कि मैंने ये सोसाइटी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस किराए के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में जो ऑल मेंबर है उनके एड्रेस प्रूफ मींस आधार कार्ड, तो ये 50 रुपए की रसीद ये ऑनलाइन लगती है। एफिडेविट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, इसमें रिलेटेड पार्टी कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी पेपर हैं ऑल पेपर टू बी नोटराइज्ड। उसके बाद सबमिट ऑल पेपर टू द सब रजिस्ट्रार, और सब रजिस्ट्रार सबमिट करने के बाद में फिर आपको अभी क्या सिस्टम हो रहा है कि इन सब पेपर की एक कॉपी फिजिकली भी मंगाते हैं वो, क्योंकि अभी ये इन्होंने अभी शुरू किया हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम ये आ रही, जो पेपर हम सबमिट करते हैं वहां पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो इट इज एडवाइजेबल कि जिस दिन आपका सबमिशन हो उसके 2 या 3 दिन के बाद में आप उसमें दिया होता है कि आपके कौन से रजिस्ट्रार के पास में आपके पेपर हैं, वहां आप जाइए और इन सब की एक कॉपी लेके वह फिजिकली भी सबमिट कर दें, तो जिससे क्या होगा आपका काम बड़ी आसानी से और सही हो जाएगा। नहीं तो अल्टीमेटली क्या रहता है कि आप पेपर भेजते हैं और वहां पेपर पहुंचते नहीं है ऑनलाइन भी। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब जब मैं सोसाइटी का बाई लॉज ड्राफ्ट करूंगा तो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें ध्यान में रखना है। पहला नेम हम सर्च करने के बाद में नेम क्लॉज आ गया। दूसरा स्कोप ऑफ वर्क हमारा क्या है कि विद इन स्टेट है या विद इन इंडिया है। विद इन स्टेट है तो 7 मेंबर की जरूरत है, विद इन इंडिया है तो हमें 8 स्टेट के 9 मेंबर की जरूरत है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, मेन क्या है और इंसिलरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सब उसमें एजुकेशन की बनाना चाह रहा हूँ तो मेरी एजुकेशन का हो गया, कि जिस पर्पस के लिए बना रहा हूँ वो मेन ऑब्जेक्टिव में आ गया, बाकी आपकी इंसिलरी ऑब्जेक्टिव में आ गए। अब आ गया जनरल बॉडी। जनरल बॉडी का क्या मतलब है कि उस सोसाइटी को लुक आफ्टर कौन करेगा, उसमें क्या आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, उस मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन ऑफिस बियरर है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन ट्रेजरर है, कौन एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो आपको जनरल बॉडी की लिस्ट भी साथ में देनी है। उसके बाद में हो सकता है कुछ और मेंबर्स हो, जो मेंबर्स बनना चाह रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ना हो तो उनके नाम अलग होते हैं। पीरियड ऑफ जनरल बॉडी का कार्य कितने साल का है, 3 साल का भी हो सकता है और मैक्सिमम 5 साल है। तो आप 3 और 5 या 4 जो भी आपको सूट करे आप अपना उसमें लिखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन होगी, उसके बाद है कोरम। कोरम का मतलब है कोई भी रेजोल्यूशन पास करने में कितने लोगों की जरूरत है, तो जनरली 2/3 लिख देते हैं इसमें, 2/3 कोरम होगा। ऑपरेटिंग ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन कौन ऑपरेट करेगा वो आपको बायलॉज में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में अमलगमेशन। अमलगमेशन का क्लॉज क्या है कि क्या एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी में अमलगमेट हो सकती है, आंसर इज यस। क्या एक सोसाइटी सेक्शन 8 की कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, आंसर इज यस। तो ये अमलगमेशन क्लॉज भी हमें डाल देना चाहिए आगे फ्यूचर में। सब एक सोसाइटी, सब एक ग्रुप है उसकी 3 सोसाइटी है, हमें लगता है हम उसको अमलगमेट कर देते हैं आपस में, तो अमलगमेशन का भी क्लॉज आपको होना चाहिए, तभी आप अमलगमेट कर पाएंगे। लास्ट में आता है डिसोल्यूशन क्लॉज। डिसोल्यूशन क्लॉज हम सब जानते हैं कि जब आप सोसाइटी बंद होगी तो उसमें जो असेट और लायबिलिटी बचेंगी वो आप किसको ट्रांसफर करेंगे, तो सेम नेचर की सोसाइटी को जनरली ट्रांसफर होता है। तो ये भी क्लॉज होना जरूरी है, कंपलसरी है, बिना इसके हमें फिर आगे इनकम टैक्स, FCRA या CSR में प्रॉब्लम होती है। अब ये कुछ मैंने स्टैटिस्टिकल डाटा दिया हुआ है, ये 2017-18 तक का है, क्योंकि जो भी एनजीओ, जो भी चाहे गवर्नमेंट अपने पास से खर्च करती है या गवर्नमेंट कुछ एड देती है प्राइवेट्स को फॉर द सोशल सिक्योरिटी पर्पस, तो आप देखेंगे कितना सारा पैसा खर्च गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मार्च 17-18 में 10.94 लाख करोड़ रुपीस सोशल सर्विस में गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है, स्टेट और लेवल के। ये सारा का सारा पैसा एनजीओ एनपीओ के द्वारा ही खर्च करते हैं या गवर्नमेंट डायरेक्ट खर्च करती है। एजुकेशन पर 4.41, हेल्थ पर इतना, अदर्स पर इतना। ये आपको स्टैटिस्टिकल डाटा के लिए है कि एनजीओ की रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी है। तो ये मैंने कुछ फाइनेंशियल डाटा आपके सामने रखा है। अब तो ये तो सोसाइटी का हो गया। अब मैं सोसाइटी का अभी आपको बाई लॉ भी आपको एक बार को दिखाना चाहूंगा मैं।
ये सर आ रहा है, विजिबल है सर, इसमें बायलॉज आ रहा है सर? आ रहा है भाई साहब, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। नहीं, इसको ये क्लिक करो भाई साहब, ओपन करो ना, अच्छा, मूव करो ना इसको, अभी मूव नहीं हुई, वहां तो आ रहा है, अब आ गया ओपन सर। करो ना, अभी ओपन नहीं हुई भाई साहब नहीं हुई? ना। अच्छा जी, अब आ गई। हाँ, अब आ गई। ठीक है, ये एक सोसाइटी का बाईलॉज है, जो ओरिजिनल सोसाइटी है जो मैंने बनाई थी अभी। ये एक सीए फेडरेशन मैंने बनाई थी। नाम, जो भी आप सोसाइटी का नाम रखना चाहे, नाम हो गया। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां आपको रखना, पूरा रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। इसके बाद फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे मैंने कहा, दो तरह की सोसाइटी, विद इन दिल्ली, विद इन स्टेट, और ऑल इंडिया लेवल, ये हमने विद इन स्टेट बनाई थी। ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव हो गए। ऑब्जेक्टिव क्या है? द सोसाइटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सेमिनार, इवेंट, अवार्ड, फंक्शन फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फैटर्निटी एंड सीए स्टूडेंट, ऑल एज विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कास्ट, ग्रीड एंड रिलीजन, इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड इन जनरल। मींस यहाँ आपको भी अपने आप को यदि 1280G लेना है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि इस टाइप की, विदाउट कास्ट एंड ग्रीड, आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी के। ये इसके बाई लॉज की मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारे आपने आपने मेन ऑब्जेक्टिव लिख दिए। मेन ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपकी मैनेजमेंट कमेटी आ गई कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी, और यहाँ साइन सब अपने ओरिजिनल साइन करेंगे। सारे लोग अपने ओरिजिनल साइन करेंगे। इसके बाद में प्रमोटर्स मेंबर कौन कौन हो गए, ये प्रमोटर्स मेंबर के नाम साइन अपने ओरिजिनल करेंगे। इसके बाद में ये रूल्स और आपके रेगुलेशंस आ गए। सोसाइटी का नाम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ऑपरेशन कहाँ पर है इसका, विद इन दिल्ली है या नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप क्या है, रिमूवल्स क्या है। इसके बाद में कौन कौन तरह के आपके मेंबर्स हो सकते हैं, प्रमोटर्स मेंबर्स होते हैं, लाइफ मेंबर होते हैं, जनरल मेंबर होते हैं, ऑनरी होते हैं, पैटर्न मेंबर होते हैं। इन सब के मेंबर्स की आपको डिटेल देनी है। इसके बाद में मैनेजमेंट कमेटी में क्या क्या पोस्ट, ऑफिस बियरर कौन कौन होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा, दो वाइस प्रेसिडेंट है, या एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी है, एक ट्रेजरर है, और मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव मेंबर आप कितने रख सकते हैं वो भी आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में फिर सबकी अलग अलग होगा। कोरम आपका क्या है, 2/3 आपका कोरम हो गया। मैनेजमेंट कमेटी की क्या पावर हो गई, ये पावर आप लिख देंगे। जनरल बॉडी आप में कितने मेंबर्स की रखनी है, मेंबर्स, मीटिंग इस उनकी कब रखेंगे, नोटिस कब देंगे, कोरम, ये सारी चीज आपको ड्राफ्ट करनी है। ड्राफ्ट करने के बाद में लास्ट में फिर आप जो लेटेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनेगी आपकी, ये देखिए इसमें डिसोल्यूशन क्लॉज में आपने डाल दिया। तो सोसाइटी विल बी डिसॉल्व एज पर सेक्शन 1340 ऑफ द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। All immutable property of the society shall be handed over to the another society pursuing similar nature as decided by the management committee after the payment of all liabilities। ये आपको लिखने के बाद फिर लास्ट में जो फर्स्ट मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी ये दोबारा से आपको लिस्ट देनी है। ये हो सकता है कि मेंबर आपके 10 हो और मैनेजमेंट कमेटी में 4 मेंबर हो या 5 हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये साइन करने के बाद में आपको, अच्छा, इसमें जो साइन करेंगे हर एक पेज पे, वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, 3 ऑफिस बियर कम से कम साइन करेंगे हर एक पेज को। और बाकी यहाँ जो साइन करेंगे वो सारे मेंबर्स इंडिविजुअल करेंगे। साथ में अपना आधार कार्ड लगाने के बाद ये सारे पेपर स्कैनिंग होने के बाद ऑनलाइन सबमिट हो जाते हैं। सबमिट होने के बाद में जो रजिस्ट्रार है वह जाकर फिजिकल कॉपी आप एक बार को देखेंगे, वो चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फिर आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में आ जाता है। इसका मीन्स आपकी सोसाइटी अब बन गई। अब मैं मूव होता हूं आपकी, अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज एनपीओ कर सकती है। एजुकेशन की हो गई,
लिटरेचर की हो गई, साइंस की हो गई, रिलीजन्स हो गई, चैरिटी, सोशल रिफॉर्म, आर्ट्स क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, पब्लिक हेल्थ, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनजीओ को आप बना सकते हैं। और ये कुछ एनजीओ का डाटा है, मैं इसको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। इस समय करीब इंडिया में 4.5 मिलियन एनजीओ वर्किंग है इंडिया में इस समय। कितना बड़ा इसको में टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गंगोत्सव, मंडल, रामलीला, कृष्ण लीला, दुर्गा पूजा एंड अदर रिलीजियस एक्टिविटीज। 26.5% एनजीओ आर मतलब रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। 21.3% आज की डेट में कम्युनिटी और सोशल सर्विस में है। 20% एनजीओ वर्क ऑन एजुकेशन में कर रही है। 17.9% स्पोर्ट्स और कल्चर में है। 6.6 हेल्थ सेक्टर में। और बाकी जो रियल चैरिटी का काम कर रही है विदाउट एनी टेकिंग द मनी एंड अदर थिंग्स, ये लगभग आपके डेट में 7.7% है। तो ये आपके पास में कुछ एनजीओ का स्टैटिस्टिकल डाटा है जिसके बेसिस पर हम एनजीओ को क्रिएट करते हैं। ये सेक्शन 215 हम पिछली बार के सेमिनार में डिस्कस कर चुके हैं। अब नाउ टू बी मूव टू इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1882, ये क्या चीज है इस पर हम डिस्कस करते हैं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 is coming to force 1st March 1982. The act is defined the amendment the law relating to the private trust and trustee. It is or अब सोसाइटी के केस में तो क्या होता है, मुझे सोसाइटी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। 7 मेंबर आए, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज डिसाइडेड करा, बाय लॉज बनाया, रजिस्ट्रार के पास गए, अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कराया, तो सोसाइटी आपकी बन गई। ट्रस्ट के केस में क्या होता है, ट्रस्ट के केस में क्या होता है, जो सेटलर है, सेटलर में जो ट्रस्ट को बनाता है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है एक के साथ, मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट को एज ए ऑब्लिगटरी एक ट्रस्टी अपॉइंट करता है, जो उस ट्रस्ट का कस्टोडियन होता है, उसको वो प्रॉपर्टी देता है और कहता है कि भाई ये जो आप मैंने प्रॉपर्टी दी है, ये आगे जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी जितनी भी आएंगी आप उसको एज ए कस्टोडियन आप उसको यूज करेंगे और फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। तो ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property arising out of the confidence accepted by the trustee for the benefit of another with the trust property with the certain written objective। ये इसका एक नोमेनक्लेचर है, ये ट्रस्ट में क्या क्या चीज आपकी होनी चाहिए। अब आता है हु इज द सेटलर। सेटलर कौन हो सकता है? इन द जनरल रूल एनी पर्सन हु इज द पावर टू डिस्पोजिशन over the property has a capacity to trust a such property, means जिसके पास में प्रॉपर्टी को डिस्पोजिशन की पावर हो। मींस जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो सेम सिनेरियो है कि सेटलर कौन कौन बन सकता है। अब यह क्वेश्चन आता है क्या कोई माइनर ट्रस्ट सेटलर बन सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट को कैपेसिटी नहीं है। तो सेटलर के लिए सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो एलिजिबल पर्सन है, वही सेटलर बन सकता है। एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू डील विद द प्रॉपर्टी, बिसाइड इंडिविजुअल भी सेटलर हो सकता है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक एजेपी भी हो सकता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, एक एचयूएफ भी हो सकता है। मींस कोई भी सेटलर हो सकता है जो पर्सन टू कॉम्पिटेंट है। अंडर द हिंदू लॉ, हिंदू कैन बी क्रिएट एचयूएफ एंडाउमेंट, एंड अंडर द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम कैन बी क्रिएट पब्लिक वक्फ जिसको बोलते हैं, कोई भी क्रिएट कर सकता है, कोई भी सेटलर बन सकता है, पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो क्या होता है कि मैंने कोई पैसा एक लिविंग पर्सन को मैंने पैसा गिफ्ट में दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। दूसरा होता है बाई बिल। मैं बिल के हिसाब से भी एक ट्रस्ट को क्रिएट कर सकता हूं। तो दिस इज द ओनली टू वे, फर्स्ट ट्रांसफर और गिफ्ट बिटवीन द लिविंग पर्सन और बाई बिल, दिस इज द ओनली टू वे टू क्रिएट द ट्रस्ट। अब आता है हु कैन बी ए ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन हो सकता है?
Every person capable to holding property can be become a trustee. However, where the trust involve the exercise to liquidation, he can accept an act of the trustee only the competent to contract. No one is bound to accept trustee. आप किसी को जबरदस्ती ट्रस्टी नहीं बना सकते, उसकी एक्सेप्टेंस भी जरूरी है. Where there is a no trustee in existence, the officially trustee may be appointed by the court and the trust can be administered. Suppose कोई दो ट्रस्टी हैं सब उसे किसी ट्रस्ट में, लेकिन किसी कारणवश या किसी इंसिडेंट वश दोनों ट्रस्टी नहीं रहे. इस केस में क्या होगा, या तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे, यदि आप नहीं कर पा रहे तो कोर्ट से द्वारा फिर वो ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं. अब आता है बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? बेनिफिशियरी प्राइवेट ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी होते हैं इंडिविजुअल मेंबर, इंडिविजुअल फैमिली मेंबर, और पब्लिक ट्रस्ट के केस में पब्लिक एट लार्ज. उसमें कोई नाम नहीं आते कि मिस्टर एबीसी विल बी द बेनिफिशियरी. होल पब्लिक विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. जनरली प्राइवेट ट्रस्ट नॉट परमिट. ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं. अब एक जब हम कोई भी ट्रस्ट को बनाते हैं तो उसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑथर, मींस सेटलर कौन है जो ट्रस्ट को बनाएगा. सेकंड आती है कि इंटेंशन क्या है ट्रस्ट सेटलर की, क्यों बनाना चाह रहा है. नेक्स्ट आता है कि उस ट्रस्ट का पर्पस क्या है. नेक्स्ट आता है उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को वेट करता है, ट्रस्टी को देता है ऐसे कस्टोडियन. तो उसमें बिना, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, चाहे प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है. नेक्स्ट हो गया बेनिफिशियरी, और लास्ट वन हो गया देयर मस्ट बी divesting of the ownership by the author setter of the trust in favor of the beneficiary or trustee unless all requisite are fulfilled. A trust cannot be said to be have become existence. ये सारी रिक्वायरमेंट जरूरी है, बिना इसके आप ट्रस्ट को एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकते. अगर मुझे वैलिड ट्रस्ट बनाना है तो ये उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है. पहला कि यदि मेरा कोई चैरिटेबल हो सकता है ट्रस्ट, या रिलीजियस नेचर का हो सकता है, और अगर चैरिटेबल रिलीजियस का है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 में मुझे उसको, भाई से 1 मिनट जरा मैं फोन सुन लूं बड़ा. सॉरी सर. तो इसमें जो एसेंशियल अगर मैं ट्रस्ट करता हूं तो उसमें 4 तरह की एसेंशियल होती है. या तो मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट होगा या रिलीजियस होगा, और यदि चैरिटेबल और रिलीजियस है तो इनकम टैक्स की जैसे 215 सेक्शन है उसी के हिसाब से मेरे बायलॉज होने चाहिए. दूसरा, कैपेसिटी टू क्रिएट ट्रस्ट, मींस फाउंडर और सेटलर शुड बी कैपेबल टू क्रिएट ए ट्रस्ट. थर्ड वन आता है कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई हिडन क्लॉज नहीं होना चाहिए. और दूसरा, कॉन्करेंस विद द लॉ, मींस एज पर लॉ के हिसाब से वो परमिट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि मैं उसमें बायलॉज ऐसे डाल दूं जो लॉ के हिसाब से परमिट नहीं है, तो वो भी मेरा लॉफुल ट्रस्ट की एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी. अब ट्रस्ट भी पहले क्या होता था, 2 तरह के ट्रस्ट होते थे. एक तो ओरल ट्रस्ट होता था, एक रिटन ट्रस्ट होता था. ओरल का मतलब है विदाउट डॉक्यूमेंट, मींस ट्रस्ट डीड को मैंने डॉक्यूमेंटेड नहीं किया हुआ है, उसको ओरल ट्रस्ट बोलते हैं. ये ओरल ट्रस्ट पहले चलते थे, लेकिन अब चूंकि आपको इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना है, एफसीआर में रजिस्ट्रेशन लेना है, हर एक जगह ट्रस्ट डीड की कॉपी जाती है, तो आपको रिटन ट्रस्ट डीड बनानी ही पड़ेगी. अब तो ये बिना रिटन ट्रस्ट डीड के आपको 12AA में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा. पहले चलते थे ओरल ट्रस्ट. रिटन ट्रस्ट में क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं. ये रिटन ट्रस्ट डीड ए प्राइमा फेसी एविडेंस टू एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रस्ट, जिससे आपको मिल जाती है हाँ आपका ट्रस्ट बना हुआ है. इट फैसिलिटेट्स डिवोल्यूशन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू द ट्रस्ट, क्लियर स्पेसिफिक ट्रस्ट ऑब्जेक्टिव, मींस ये सारी चीज है. कहीं कोई जैसे हम देखते हैं जैसे बायलॉज बनाने में
इसके कुछ फायदे भी हैं। असेंशियल टू ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स इन क्लेमिंग एग्जम्पशन, हेल्प टू कंट्रोल रेगुलेट मैनेज एंड वर्किंग ऑपरेशन, ले डाउन, ये सारे इसके सिस्टम्स हैं। ट्रस्ट में भी जैसे हम ट्रस्ट डीड को जब ड्राफ्ट करते हैं तो सेम वो होता है, पहले इसका प्रीएम्बल होता है, फिर ट्रस्ट का नाम होता है, फिर प्लेस कहाँ पर बनाना है, ऑथर सेटलर का नाम होता है, ट्रस्टी का नाम होता है, बेनिफिशियरी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये सब चीजें रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे क्लॉजेस वगैरह हम दोबारा लिखेंगे कि ट्रस्टी के राइट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा ट्रस्ट का, प्रोविजन क्या है मेंटेनेंस का, क्लॉज फंड आप कैसे यूज करेंगे, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, क्या वो बोरिंग है, कोरम है, मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या, अमलगमेशन क्लॉज, डिसोल्यूशन क्लॉज और इर्रिवोकेबल नेचर, ये सब इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बात आते हैं कि ट्रस्ट को रजिस्टर कैसे करते हैं। ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए सेम इशू, सबसे पहले हम ट्रस्ट का नाम के लिए इसमें कोई सर्च की बात नहीं है, आप जो नाम रखना चाहें उसी नाम पर आपको रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रेशन कर देगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एक स्टाम्प पेपर लेते हैं, और स्टाम्प पेपर की वैल्यूएशन उस पर डिपेंड करती है कि आपकी इनिशियल कॉर्पस क्या है, सेटलर कितने पैसे देके ट्रस्ट बना रहा है। अब जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में 3% की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। सपोज ट्रस्ट बना रहा है 1100 रुपए से, तो 1100 रुपए का 3% 33 रुपए हो गया, 33 रुपए का स्टाम्प पेपर नहीं आता, तो इसलिए 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ट्रस्ट डीड लिख देते हैं। सपोज यही 11,000 रुपए हुए, तो 11,000 का 3% 330 रुपए, मीन्स 330 रुपए का स्टाम्प पेपर मिनिमम आपको चाहिए फॉर द जिस पर ट्रस्ट डीड लिखी जाएगी। लाख रुपए है तो 3,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपकी ट्रस्ट डीड बनेगी। अब ट्रस्ट डीड बनाने का सेम इशू, आप पहले आपको ट्रस्ट डीड को लिखना पड़ेगा, फिर आपको स्टाम्प पेपर पे निकालना है। इसकी 2 कॉपी निकलती हैं स्टाम्प पेपर की, 2 कॉपी निकल के बाद दोनों ओरिजिनल पर, दोनों एक ओरिजिनल मीन्स दोनों ही ओरिजिनल निकलती हैं। पहला स्टाम्प पेपर पर निकलती है, दूसरा उस स्टाम्प पेपर की फोटोकॉपी पर निकलती है। निकलने के बाद में दोनों ट्रस्ट डीडों पर साइन होते हैं। साइन होने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होता है, ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफ, हम इस ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करा रहे हैं। ट्रस्ट तो आपको बन गया, जैसे आपने डीड लिखी ट्रस्ट बन गया ओरिजिनली, लेकिन उस ट्रस्ट डीड को हम रजिस्टर करा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें रजिस्ट्रार के पास जाना है। रजिस्ट्रार भी वही दिल्ली में जैसे हैं 12 रजिस्ट्रार हैं और 12 डीसी के अंडर में काम करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, वही रजिस्ट्रार ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करता है। उसमें क्या होता है कि ट्रस्ट के केस में सेटलर जाता है, सेटलर अब इसमें कौन कौन से पर्सन हो गए, सेटलर और ट्रस्टी। आप चाहे तो ट्रस्टी भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो केवल ट्रस्ट सेटलर को तो जाना ही पड़ेगा। सेटलर को रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, इट इज कंपलसरी। यदि ऑप्शनल, यदि आप ट्रस्टी को ले जाने चाहें तो ले जा भी सकते हैं, ना जाना चाहे ट्रस्टी तो कोई इशू नहीं है। सेम इशू, पहले ट्रस्ट डीड को ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट करने के बाद में उसकी 2 कॉपी निकालेंगे, उसमें एड्रेस जो आपने रखा हुआ उसका एड्रेस प्रूफ लेंगे, और जाने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑनलाइन टाइम लेके आप उस ट्रस्टी को रजिस्टर करा लेते हैं। अब इसका भी देखते हैं क्या है। सेटलर जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है, ट्रस्टी जो उसको लुक आफ्टर करते हैं, मिनिमम 2 ट्रस्टी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया, इनिशियल कॉर्पस कितना हो गया, और बेनिफिशियरी पब्लिक एट लार्ज, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। रजिस्ट्रेशन को भी कैसे करते हैं, सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, 2 कॉपी ट्रस्टी की बनाएंगे, उसमें फोटो लगाएंगे सेटलर का ट्रस्टी का। उसके बाद में जो आपका एड्रेस प्रूफ है, आप उसकी बिजली का बिल, या अब तो वो मांगते हैं हाउस टैक्स की रिसिप्ट मांगते हैं लेटेस्ट। इसके बाद में सेटलर जो है उसका एड्रेस प्रूफ, ट्रस्टी का एड्रेस प्रूफ मीन्स उसके आधार कार्ड, और 1100 रुपए का पे ऑर्डर लगता है। जो आपने इनिशियल कॉर्पस जितना लगा उसका 3% के हिसाब से उतने के स्टाम्प पेपर आते हैं, 2 विटनेस, और सेम प्रोसीजर है जैसे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, सेम डिटो प्रोसेस है, और इसमें और कोई प्रोसेस नहीं है। अब आता है बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या मैं ट्रस्ट डीड जो मेरी बन गई है, क्या उसमें मैं अमेंडमेंट कर सकता हूं। बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, और कुछ रजिस्ट्रार उसको अमेंडमेंट करते नहीं जी, लॉ में एक्ट नहीं है। होता क्या है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्लॉज, एक तो होती है एक्टिविटीज, डे टू डे की एक्टिविटीज हो गए, ट्रस्टी आ गए चले गए,
कोई और एक्टिविटीज आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। मेन होता है इसमें एक एक्टिविटी हो गया, एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो यदि मैं अगर सेटलर है, आप बात सुने, यदि सेटलर है तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज को भी चेंज कर सकता है। यदि सेटलर नहीं है तो आपको फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट से ही वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज चेंज हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यदि सेटलर है जिसने इनिशियली में ट्रस्ट बनाया है, वो चाहे तो अपने लाइफ टाइम में कभी भी कितनी भी ट्रस्ट डीड को चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज को भी चेंज कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब सेटलर ओरिजिनल सेटलर नहीं है और आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज में चेंज कराना चाहे तो आप केवल कोर्ट से ही चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब बात आती है कि डे टू डे अफेयर्स में, जैसे ट्रस्टी आए गए, बैंक अकाउंट में सिग्नेटरी आपने चेंज किए, या कोई और एक्टिविटी जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज से कंसर्न नहीं है, उसके लिए आप अमेंडमेंट ट्रस्ट डीड बना सकते हैं। अमेंडमेंट ट्रस्ट डीड के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रस्टी हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसमें किसी एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे और वो उस ट्रस्टी रजिस्ट्रार के पास में जाएगा और अमेंडमेंट डीड आपकी रजिस्टर्ड करा लेगा। कहीं कोई इशू नहीं है और ये होती है। अब बात आती है, मैं इसको दोबारा से एक ट्रस्ट डीड आपके सामने रखता हूं। यार ट्रस्टी, इसमें हो नहीं रही सर, क्या इशू आ रहा है? हाँ, पहले भी टाइम लग गया था, हो तो गई थी। वही दोबारा देखता हूँ पहले शेयर। अब हो जाएगी सर। पार्टिसिपेशन कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन, क्या है भैया एप्लीकेशन? वो तो नहीं रही भाई साहब। चल इजी नहीं हो रही तो मैं दोबारा लेता हूँ। यानी दोबारा लेता हूँ, मैं ट्रस्ट डीड को देखता हूँ दोबारा करके। अब मैं आता हूँ सेक्शन 8 कंपनी के केस में। सेक्शन 8 कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट भी और लिमिटेड भी। यदि मैं प्राइवेट बनाता हूं तो 2 मेंबर्स की जरूरत है, अगर मैं पब्लिक बनाता हूं तो 7 मेंबर की जरूरत है। लेकिन जब मैं सेक्शन 8 कंपनी बनाता हूं तो उस कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट और लिमिटेड वर्ड नहीं होता है। सपोज मैंने एक कंपनी बनाई एबीसी फाउंडेशन, ये मेरी सेक्शन 8 की कंपनी हो सकती है, इसके नाम के लास्ट में प्राइवेट और लिमिटेड वर्ड नहीं आता है। सेकंड, मिनिमम 2 मेंबर इन द केस ऑफ प्राइवेट, 7 मेंबर इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड। सेम इशू, 2 डायरेक्टर इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी और 3 डायरेक्टर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। लेकिन इसमें पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड नाम नहीं आता है। कंपनी के केस में इसमें हो सकता है 2 तरह की कंपनी होती है, विदाउट कैपिटल और विद कैपिटल। विद कैपिटल है तो मिनिमम जैसे 1 लाख 10 लाख, और विदाउट कैपिटल भी होती है। मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है कंपनी शुड बी प्रमोटेड कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट और apply its profit for promoting its objective and prohibited payment of dividend। मींस सेक्शन 8 की कंपनी से आप डिविडेंड नहीं दे सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब इसमें चेंज हो गया है। चेंज का सबसे पहले जो नाम है, नाम अप्लाइड, वही स्पाइस फॉर्म आ गया है, सबको पता है आरओसी के लिए। अब स्पाइस फॉर्म फाइल करते हैं, सबसे पहले आपका नाम आ जाता है।
नाम आने के बाद में फिर आप इनकॉर्पोरेशन के पेपर फाइल करते हैं। पहले क्या होता था कि नाम के बाद में फिर हम लाइसेंस अप्लाई करते थे, अब इन्होंने लाइसेंस को भी इनकॉर्पोरेशन के पेपर के साथ ही हम फाइल करना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन के जो पेपर फाइल होते हैं उसका फॉर्म है स्पाइस फॉर्म का पार्ट बी। इसमें क्या क्या बनाएंगे, एक तो मेमोरेंडम, आर्टिकल, उसके बाद में जो प्रोफेशनल होगा वो एक डिक्लेरेशन देगा, जैसे या तो कंपनी बनाए या सीएस बनाए या सीए बनाए। इसके बाद में डिक्लेरेशन डायरेक्टर की, और एक और नई चीज बनती है इसमें कि हमें 3 साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइप की 5-6 पेज की, जिसमें 3 साल के आप क्या काम करेंगे। और इसके अलावा कोई हमें एनओसी वगैरह की कहीं कोई और अप्रूवल है, कोई एनओसी कुछ और भी चीज हो, तो ये साइड पेपर लगा के हम रजिस्ट्रार को फाइल कर देते हैं। पहले ये रीजनल डायरेक्टर से मिलता था, अब ये सारे राइट उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी बनाने के आरओसी को दे दी है। आरओसी फिर हमारी सेक्शन 8 की कंपनी बन जाती है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, सेम इसी पैटर्न पर ही सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। अब बात आती है ये तीनों का डिफरेंस है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं क्या बना हूं। ये क्लाइंट आया मेरे पास और उसने कहा जी सब मुझे एक सोसाइटी बनानी है, क्या हमें देखना का क्या सोसाइटी उसके लिए बेनिफिशियरी है, क्या सोसाइटी सही रहेगी, उसके लिए ट्रस्ट सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे लेमैन की बात करूं, तो यदि किसी कोई भी एनपीओ जिसमें दो या 3 या 4 फैमिली इन्वॉल्व है, तो वह सोसाइटी सही रहती है। और जहां केवल एक ही फैमिली इन्वॉल्व है, वहां ट्रस्ट सही रहता है, वहां सोसाइटी बनाने से कोई फायदा नहीं। दूसरी चीज है, सोसाइटी के लिए 7 लोग चाहिए। अभी तो आपने किसी एक मेंबर ने सोसाइटी बना ली, अपने नियर डियर भी रख लिए, अपने रिश्तेदार भी रख लिए, बाद में जब सोसाइटी क्रिएट हो जाती है, बन जाती है, और उस पेड़ पर फल आने लगते हैं, तो फिर उसमें झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये हमने देखा है बहुत से केसों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जो मेंबर है जिसने पैसे लगाए, वो तो कहता है जी पैसे तो मैंने लगाए, बाकी का तो मैंने नाम लिया हुआ है, लेकिन जिनका नाम डाला हुआ है वही उसमें ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, और फिर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो यदि किसी एक एनपीओ में एक या दो फैमिली इन्वॉल्व है, तो वहां ट्रस्ट बनाना बेटर है, और नहीं है तो फिर सोसाइटी बनाई जाती है। सोसाइटी तभी बनाई जाती है जब 2 या 3-4 फैमिली इन्वॉल्व है, सबके अपने अपने फाइनेंशियल टाई अप है, उन सबके फाइनेंशियल सेव करने के लिए हम सोसाइटी बनाते हैं। कभी सबके एक हमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो वह सोसाइटी बनती है। और अगर नहीं है, एक तो ही फैमिली इन्वॉल्व है, तो वह ट्रस्ट बनाना बेटर है। ट्रस्ट के केस में बेसिक डॉक्यूमेंट ट्रस्ट डीड होती है, सोसाइटी के केस में बायलॉस होता है, कंपनी एक्ट के केस में मेमोरेंडम होता है। जुरिडिक्शन, ट्रस्ट के केस में डिप्टी रजिस्ट्रार, सोसाइटी के केस में भी रजिस्ट्रार, और कंपनी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट एक्ट लगता है, सोसाइटी के केस में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और कंपनी के केस में कंपनी एक्ट। ऑब्जेक्टिव ये सारे आ गया। अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन की हो गई। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या रहती है, ट्रस्ट के केस में मोनोपोली चलती है, मीन जो ट्रस्टी है वो अपने आप में मोनोपोली है, जैसा चाहे वैसे सोसाइटी ट्रस्ट को बना सकते हैं। सोसाइटी के केस में डेमोक्रेटिक चलती है, और कंपनी के केस में प्रोफेशनल एटीट्यूड चलता है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रार का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। मैनेजमेंट बोर्ड के केस में इसमें ट्रस्टी गवर्निंग मैनेजमेंट कमेटी में होती है, इसमें गवर्निंग बॉडी बनती है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन सकते हैं। वोटिंग राइट इसमें ट्रस्टी के इक्वल राइट होते हैं, मेंबर्स में भी इक्वल होते हैं, और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से होते हैं। सक्सेशन इन मैनेजमेंट इसमें बाई अपॉइंटमेंट होता है, इसमें बाई इलेक्शन होता है, इसमें बाई अपॉइंटमेंट होता है। मीटिंग में बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इसमें अपनी जनरल बॉडी, इसमें शेयर होल्डर। मेंबरशिप ट्रांसफर बाई नॉमिनेशन बाई ट्रांसफर, ये सारे मैंने दिया हुआ है। अब बात आती है कि कौन सी, क्या सोसाइटी सही है, या ट्रस्ट सही है, या सेक्शन 8 कंपनी सही है, ये अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द असेसी। जनरल वे में देखा जाए तो सेक्शन 8 की कंपनी बहुत कम लोग बनाते हैं, जो प्रोफेशनल है वो सेक्शन 8 की कंपनी बनाते हैं, नहीं तो जनरली सोसाइटी और ट्रस्ट बनाते हैं। और सोसाइटी और ट्रस्ट के केस में सोसाइटी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रस्ट के केस में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, सोसाइटी के केस में आपको एक तो इलेक्शन कराने होते हैं हर 3 साल और 5 साल के बाद। दूसरा, जैसे ही आपकी एनुअल अकाउंट सबमिट हो जाते हैं,
आपको हर साल एनुअल अकाउंट आपको रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को सबमिट करने पड़ते हैं। तीसरा, आपको यदि कोई सोसाइटी में कोई मेंबर आना है या जाना है, उसकी मिनट्स बुक के साथ में सोसाइटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मीन सोसाइटी में आपको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, बार बार आप सोसाइटी ऑफिस में जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की आपने देखा वर्किंग है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। एक एक सोसाइटी बनने में 6-6 महीने का टाइम लग जाता है, तो सोसाइटी ज्यादा ट्रबलेबल है, मीन्स एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, और उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अब मैं बात करता हूँ ट्रस्ट के केस में। ट्रस्ट के केस में आज आप ट्रस्ट बनाए, आज ही आपको रजिस्टर करा लें, कल या परसों में, 2 दिन में, 3 दिन में आपका ट्रस्ट बन जाता है, क्योंकि आपको जो ट्रस्ट डीड उसको इसका केवल रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरा, किसी भी तरह के इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, किसी भी तरह के एनुअल अकाउंट सबमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस केवल आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। आप ट्रस्टी हटाएं, इन हाउस आप रेजोल्यूशन पास कर लें, किसी भी तरह के और कोई रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट नहीं है, बस केवल आपको इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना है, और साल में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा किसी भी तरह का क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रस्टी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आपने चेंज करना है, आप रेजोल्यूशन के थ्रू अपने आप में हर चीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी के केस में जो भी आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसकी आपको इंटीमेशन या परमिशन रजिस्टर ऑफ सोसाइटी से लेनी पड़ती है। तो ये तो एक इसका पूरा फॉर्मेट हो गया। अब मैं दोबारा कोशिश करता हूं कि आपको एक ट्रस्ट डीड ये शायद आ नहीं पा रही प्रोटेक्ट। हो रही है सर, ओपन हो रही है, प्रोसेसिंग में अभी। अच्छा, हाँ अभी वेट करो सर, हो जाएगा। हाँ वो मैं एक जब तक फोन कर लूं, मैं एक अर्जेंट फोन हाँ प्लीज प्लीज कर लो सर, कर लो। सर इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ और इशू है इसमें? हाँ ये और कुछ इशू है सर, यही मैं हाँ, नहीं तो इतना टाइम लगता नहीं। इतना टाइम नहीं लगेगा सर, और कोई बात है? चलिए, अब कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से, कभी कभी हो जाती है। अब मैं कुछ आपके पास में अब बात आती है, ये तो मेरी सोसाइटी भी बन गई, कंपनी भी बन गई, और ट्रस्ट भी बन गया। अब इसके बाद में जैसे कि अब मैं सोसाइटी की तरफ जाता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं एक कुछ स्टैटिकल डाटा के सामने रखूंगा। सोसाइटी में बनाता हूँ तो सोसाइटी के सबके अपने प्रोस एंड कॉन्स है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो सोसाइटी तभी बनानी चाहिए जब क्लाइंट, क्योंकि क्या होता है जब हमारे पास में क्लाइंट आता है तो उसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। वो कहता है साहब मेरे एक पड़ोसी हैं, उनकी भी सोसाइटी, तो आप मेरी सोसाइटी बना दो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पड़ोसी ने किस सिचुएशन में बनाई थी, आपकी सिचुएशन क्या है। तो इट इज बेटर जब भी क्लाइंट है आप उससे डिस्कस करो कि भाई आपका मन पर्पस क्या है, आप उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो, कितने लोगों ने फाइनेंशियल पैसा लगाना है। तो इन सबको देखते हुए यदि फाइनेंशियल पैसा 2 या 3 लोगों ने लगा रहे हैं तो आप ट्रस्ट बनाइए, सोसाइटी बनाने से कोई फायदा नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट के एंगल से चाहे आप सोसाइटी बनाए या ट्रस्ट बनाए, सेक्शन 8 कंपनी बनाए, इनकम टैक्स के लॉ सभी के लिए सेम है, किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है।
दूसरा क्या रहता है, जनरली ये एक प्रिजर्वेशन, ये जरा एक है कि सोसाइटी के केस में गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है। ये पहले होता था, अब किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर जैसे को आपको हॉस्पिटल बनाना है, चाहे हॉस्पिटल में जो वो जगह चाहे वो अथॉरिटी की है, गवर्नमेंट की है, ये सब्सिडाइज रेट पर है, तो सोसाइटी होगी तो सोसाइटी को भी देंगे, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट होगा तो चैरिटेबल ट्रस्ट को भी देंगे। कहीं कोई ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन जो कुछ गवर्नमेंट के एड्स वाले कुछ प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट एड देती है, वो सोसाइटी को प्रीफर करते हैं, ट्रस्ट को प्रीफर कम करते हैं। रीजन बीइंग क्या है कि सोसाइटी में आपका डेमोक्रेसी चलती है, इसलिए वो देखते हैं कि सोसाइटी में मोर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है। ज्यादा क्यों? कि उसमें रजिस्टर ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो सोसाइटी को करते हैं। यदि आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल जो प्राइवेट में है, तो वहां सोसाइटी से बेटर ट्रस्ट है, वहां ट्रस्ट ही बना है। क्योंकि ट्रस्ट के केस में एक तो आपकी ऑटोक्रेसी रहती है, पूरा मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में होता है, आप डे टू डे एक्टिविटी में आपको कोई आना जाना नहीं पड़ता, इजी फॉर्म हो जाता है, और किसी भी तरह की कोई बहुत ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। सोसाइटी में लीगल रिक्वायरमेंट काफी है। अब आता है कि यदि मैं सेक्शन 8 की कंपनी बनाता हूँ, तो 8 की कंपनी में नो डाउट रजिस्ट्रार का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और रजिस्ट्रार और सेक्शन 8 कंपनी की थोड़ा प्रोफेशनल एटीट्यूड हो जाता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2010 में FII मींस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने एजुकेशन में ओपन कर दिया था। जो FIIs आती हैं आजकल, तो अब तो आप देख कुछ दिन देख शायद इस बार के बजट में आ गया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी आ रहे हैं आज की डेट में। जैसे BSC है, ऐसी इस लेवल पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसमें CSR FCRA का पैसा आपके पास में आएगा, FIIs भी आपके पास आएंगी, जो आपको जो मेडिकल है या एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं, उसमें FII भी आने शुरू हो जाएंगी। तो इन केस में जो FIIs आते हैं, वो सेक्शन 8 की कंपनी ज्यादा प्रीफर करते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी और ट्रस्ट का जो है वो आपके स्टेट के एक्ट है, हम उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते। तो वो FII जो भी आती हैं, वो सेक्शन 8 की कंपनी में ज्यादा प्रीफर करती है। तो यदि हमें कोई इस टाइप के ऐसे प्रोजेक्ट है जहां हमें बाहर से भी पैसा लेना पड़ सकता है आगे या फ्यूचर में है, तो सेक्शन 8 की कंपनी बना सकते हैं। पहले सेक्शन 8 की कंपनी के लिए जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ MCI है, मेडिकल काउंसिल है, या जो एजुकेशन के केस में UGC है, वो पहले सेक्शन 8 की कंपनी को प्रीफरेंस नहीं देते थे। लेकिन अब वहां भी लॉ चेंज हो गया है, वहां भी अब चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो चाहे वो UGC हो, वो सेक्शन 8 की कंपनी को भी अब वही सेम वेटेज देते हैं जो चैरिटेबल और सोसाइटी को होता है। अब मैं कुछ आपके सामने कुछ स्टैटिकल डाटा रखता हूं। ये FCRA के रजिस्ट्रेशन इंडिया में अब तक 50089 थे, जिसमें एक्टिव है केवल 16,900। कैंसिल कितने हो गए? 20,675। और एक्सपायर्ड कितने हैं, ये विदहोल्ड कितने हैं? 12,514। मींस FCRA दिन पर दिन टाइट होता जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, और कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है कि FCRA के पैसे से कंट्री में मिसयूज हो रहा है, तो इसलिए अब FCRA का रजिस्ट्रेशन अब इतना आसानी से नहीं मिलता है। और आप देखें कि लगभग 16 मतलब 30-32% केवल एक्टिव है, बाकी या तो कैंसिल कर दिए या उन्होंने विदहोल्ड कर दिए। अभी तो एक विद पॉलिटिकल पार्टी का भी कैंसिल कर दिया जी। तो ये एक्चुअल में वैसे क्या है, ये बीच में ना गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट गई थी कि FCRA के पैसे से देश में वो एंटी कंट्री एक्टिविटी जो में है, या तो कन्वर्जन के काम आ रहा है, या हम्म। नेशनल की जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको एंट्री करने के लिए, हायर करने के लिए वो पैसा उसमें यूज हो रहा है। तो अब इन्होंने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस कर दी है, इसलिए जितने भी FCRA के थे सबके अकाउंट उन्होंने SBI पार्लियामेंट में रखवा दिए कि जितनी भी आपकी FCRA के अकाउंट है वो केवल सिंगल बैंक और सिंगल ब्रांच में ऑपरेट होंगे। दूसरा, अब जो भी पैसा आता है सबकी बैंक वाले इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आया। FCRA के रिटर्न फाइल होते ही हैं, कुछ क्वार्टरली होते हैं, कुछ एनुअली होते हैं, उसमें एक एक पैसे की निगरानी होती है। अब इन्होंने FCRA एक्ट में भी बहुत चेंज कर दिया। पहले ये था कि जो आपको पैसा यूज करते थे वो आप किसी इंटरमीडिएटरी NPO के थ्रू भी कर सकते थे, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया कि जो भी आपको पैसा यूज करना है वो आप डायरेक्ट ही उसको यूटिलाइज करोगे। इंटरमीडिएट बिल्कुल बंद कर दिए। दूसरा, केवल एक ही बैंक अकाउंट आप मेंटेन रख सकते हैं,
तो बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा दी और एक एक पैसे का हिसाब उनको देना पड़ता है, इसलिए इनकी कंप्लाइंस भी बहुत टाइट हो गई। जिन लोगों ने कंप्लाइंस पूरी नहीं की उनके रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिए। इसका रजिस्ट्रेशन भी वो एफसीआरए का हर 5 साल में होता है, जैसे इनकम टैक्स में उन्होंने कर दिया, हर 5 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है। सेम इशू यहाँ होता है, हर 5 साल में आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब एफसीआरए के लिए एक चीज में ध्यान में रखेंगे कि हमारे बोर्ड में कोई भी पर्सन नॉन रेसिडेंट नहीं होता है। आप अगर मैं कोई ट्रस्ट बना रहा हूँ तो क्या ट्रस्ट के केस में कोई ट्रस्टी एनआरआई हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन में कि यदि आपके बोर्ड में कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है तो उसको वो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं। और इसमें जब हम एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो प्रेसिडेंट से एक वो भी मांगते हैं, एफिडेविट, कि आपके बोर्ड में कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन तो नहीं है। इस चीज का ध्यान में रखेंगे। और ये स्टैटिकल डाटा है, एफसीआरए का है। अब मैं कुछ और डाटा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये एफसीआरए के अमाउंट है, हर साल कितना कितना अमाउंट आ रहा है। 15-16 में 17,671 करोड़ रुपए आया है, 16-17 में 14,974, 17-18 में 18-19 के बाद में इन्होंने डाटा देना बंद कर दिया क्योंकि ये अमाउंट रिड्यूस होकर केवल 7,000 करोड़ के आसपास रहे। बिल्कुल डे टू डे बिल्कुल टाइट करते चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा इसमें है। और अब जो पैसा पहले एफसीआरए में मिलता था, अब उन्होंने सीएसआर को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ स्टैटिकल डाटा है। 18-19 के बाद में कोई भी इसमें डाटा अभी ना तो एफसीआरए की साइट पर ना किसी गवर्नमेंट की साइट पर है कि आपने कितना पैसा पाने वाले इसके बाद के सालों में आपने लिया है। अब ये देखते हैं कुछ आईटीआर का, देखते हैं ये आईटीआर 7 जो जिनको ट्रस्ट हैं। अब आप देखिए 20-21 में 2,73,000 आईटीआर 7 फाइल होती है। 7 का मतलब जिनको 12AA या 1023C या सेक्शन 35 का रजिस्ट्रेशन है। 21-22 में 244 रह गए और 22-23 में 187 रह गए। मीन्स ये दिन पे दिन अच्छा कम क्यों हो रहे थे? क्योंकि बीच में रिन्यूअल था। अभी काफी लोगों ने रिन्यूअल नहीं फाइल किया था। अभी जिनके रिन्यूअल नहीं फाइल हुए उनका आईटीआर 7 भी की विंडो भी बंद हो गई। तो ये है ये आईटीआर का। अब एक लास्ट डाटा है सीएसआर का। अब मैं सीएसआर पे आता हूँ। अगर सीएसआर के ट्रस्ट, सीएसआर जो एक्टिविटी होती है 2 तरह से होती है, या तो कंपनी किसी एनजीओ के थ्रू करे, किसी एनपीओ के थ्रू करे। उसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि वो एनपीओ 3 साल पुरानी होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट ही है। अब ज्यादातर कंपनी जो अच्छी कंपनी है वो अपना ही ट्रस्ट बना लेती है। ट्रस्ट जैसे बनता है वैसे ही बनता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, उस ट्रस्ट के केस में सेटलर जो है वो कंपनी बन जाती है। यदि मैं एक जनरल ट्रस्ट बनाता हूँ, सेटलर एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया, लेकिन उस केस में केवल ये चेंज होता है कि सेटलर जो है वो कंपनी बन जाती है। जब कंपनी सेटलर बन जाती है, कंपनी अपना ट्रस्ट बनाती है, तो उसमें 3 साल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। मीन्स आज कोई कंपनी है जो सीएसआर एक्टिविटी में है, अगर यदि वो आज की डेट में अपना ट्रस्ट बनाना चाहे तो अपना ट्रस्ट बनाती है, कंपनी खुद उसमें सेटलर होती है। और सेटलर होने के बाद आपका ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट बनने के बाद में आपको सीएसआर वन फॉर्म फाइल करना पड़ता है, 12ATG। उसके बाद में आप सीएसआर एक्टिविटी शुरू करें और सीएसआर एक्टिविटी करने के बाद में कंपनी को जो फॉर्म फाइल करना पड़ता है वो CSR 2 फाइल करना पड़ता है, जिसमें वो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरा ये प्रॉफिट 2% कितना प्रॉफिट रहा, मैंने किस एनजीओ के एनपीओ को पैसा दिया, उसने किस एक्टिविटी में खर्च किया, और उसकी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा दिन ब दिन टाइट होती जा रही है। और पूरा लिंकिंग उन्होंने कर दिया कि एक कंपनी ने किस किस एनपीओ को पैसा दिया, उन एनपीओ में किस किस एक्टिविटी में पैसा खर्च हुआ, और अल्टीमेटली एंड यूज का एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। और ये करने के बाद में फिर कंपनी CSR 2 फाइल करती है। हर साल के साल फाइल होता है, 31 दिसंबर इसकी डेट होती है। फाइल करने के बाद में पूरा, अब अल्टीमेटली देखा जाए तो चाहे वो चैरिटी में जो भी है, चाहे वो FCRA का हो, चाहे वो CSR का हो, अब पूरी लिंकिंग कर दी है, पहली जैसी बात नहीं है। और इसमें प्रोफेशनल को भी डाल दिया है कि चाहे CSR का पैसा हो, चाहे FCR का पैसा हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। यूटिलाइजेशन की कॉपी भी CSR जो कमेटी बनती है उसके सामने रखी जाती है। और वो तभी उसके बाद में हर एक कंपनी को अपनी एनुअल रिटर्न में, एनुअल रिपोर्ट में जो बनती है
उसमें भी आपने देखा हुआ हर एक लिस्टेड कंपनी की आती है, उसमें कम से कम 3-3 4-4 पेज एनुअल रिटर्न में CSR पर लिखे होते हैं कि कितना पैसा उन्होंने दिया, कितना पैसा खर्च हुआ, कौन कौन सी उन्होंने एक्टिविटी की, और ये सारी चीज अब ऑनलाइन ऑन है, पूरा है। तो कहीं किसी भी तरह की अब माल फंक्शनिंग और किसी भी तरह की वो अब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। यदि आपने किया है तो उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत आगे। अब मेरा ये बाइसेप्स डेलिब्रेशन यही एंड होता है। अब मेरे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो अब क्वेश्चन आंसर को ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन खुद ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन हाँ आंसर। प्लीज सर, प्लीज। Application of income to be taken on the cash basis with effect from Bharat does also apply income और income is not accrued। देखिए ये लॉ में चेंज आया था कि 2022 के में कि अब जो भी आपका खर्चा होगा वो कैश बेसिस पे होगा। यदि आपने खर्चा कर दिया है तभी उस पैसे को एप्लीकेशन में मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मेरी क्या मैं इनकम को एक्रूअल लूं और खर्चे को कैश में लूं? इट इज अप टू यू। आप इनकम को भी कैश बेसिस पे ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरी कोई एफडीआर की इनकम है। अब एफडीआर मेरी 5 साल की है, 5 साल की एफडीआर है और एफडीआर पर बहुत ह्यूज अमाउंट मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ फॉर्म नंबर 9A फाइल करने का। आप फॉर्म नंबर 9A फाइल करके उस अमाउंट को आप डेफर्ड कर सकते हैं, इनकम को। तो अब यहाँ ये इट इज अप टू यू कि आप इनकम को भी कैश में ले सकते हो, कोई कहीं कोई इशू नहीं है। वन सेटलर वन ट्रस्टी आर सफिशिएंट। ठीक है, सेटलर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सेटलर वो होता है जो कुछ पैसा, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो ट्रस्ट को डोनेट करता है, ट्रस्ट को वेस्ट करता है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ट्रस्ट की है, एक सेटलर की है, लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि ट्रस्टी हमेशा 2 रखनी चाहिए। उसका एक रीजन है। सपोज आपने एक ट्रस्टी रखा, अनफॉर्चुनेट उसके साथ में कुछ हो जाए तो आपके ऊपर फिर गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है। इसीलिए हम एडवाइजेबल करते हैं कि 2 ट्रस्टी होने चाहिए ट्रस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। आप एक रखेंगे तो आपके अपने ऊपर रिस्क है। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूं कि आपको 2 ट्रस्टी मिनिमम रखने चाहिए। कैन सोसाइटी कैन गिव द लोन टू द अनदर सोसाइटी? यदि आपकी सेम नेचर की है तो आप लोन दे सकते हैं। सेम नेचर की नहीं है, सेम नेचर की मींस आपकी सेम नेचर की और उसके पास भी टोले और एटीजी का रजिस्ट्रेशन है या उसके बाद 1023C का अप्रूवल है, तभी आप दे सकते हैं। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी अन्य सोसाइटी को लोन नहीं दे सकती। आपने दिया है तो आपको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। What is the remedy if the provisional registration is cancelled due to the non submission? देखिए ये तो बहुत बड़ा इशू आ रहा है, इस पे अभी बात है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो मींस आपको 12AA का जो बेनिफिट मिलता था, सेक्शन 11 का जो बेनिफिट मिलता था, वो गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉल हो जाएगा और बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट देते हुए जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट पर टैक्सेबिलिटी लग जाएगी। तो मैंने पिछली बार भी सेमिनार में बोला था कि जिन लोगों ने फॉर्म नंबर 10AB फाइल किए हुए हैं उनके पास में लेटर आता है तो आप तुरंत फिजिकल प्रेजेंस वो उसमें बहुत जरूरी है। उसमें बाय डिफॉल्ट, जैसे पिछली बार बाय डिफॉल्ट आ गए थे सबके रजिस्ट्रेशन 10AC, इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आएंगे, इसमें आपको जाना पड़ेगा। और नो डाउट बाकी सब चीज सबको पता है कैसे रजिस्ट्रेशन मिलते हैं, वह फिजिकल आपको प्रेजेंस जरूरी है, आप इंतजार ना करें। कुछ केसों में क्या हुआ कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए हुए हैं वो डेट ऑफ प्रोविजनल से कर दिए हैं, तो वहां और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि डेट ऑफ प्रोविजनल से रजिस्ट्रेशन कैंसिल का मतलब है आपके जो आपने रिटर्न भरी हुई है वो भी बैक डेट में करके फिर आपका केस 148 में भी घुस सकता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप फिजिकल प्रेजेंस करके फॉर्म नंबर 10AB में दोबारा रिन्यूअल के लिए आप करना है। हाउ मच द रेम्युनरेशन कैन बी पेड वर्किंग मेंबर ऑफ द ट्रस्ट? ये क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है सेक्शन 33 में। यदि आप मार्केट प्राइस से किसी भी ट्रस्टी को कोई पैसा देना चाहे आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें आर्म लेंथ प्राइस होना चाहिए और आर्म लेंथ प्राइस से ज्यादा दिया हुआ है तो इनकम टैक्स में भी प्रोविजंस हैं कि जो आपने ज्यादा दिया हुआ है उस ज्यादा अमाउंट पर 30% का टैक्स लग जाएगा और साथ में पेनल्टी का भी प्रोविजन अब इन्होंने कर दिया है
100% पेनल्टी फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 200% पेनल्टी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेटलर एंड ट्रस्टी? देखिए, सेटलर वो होता है जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है, और ट्रस्टी वो होता है जो ट्रस्ट को लुक आफ्टर करता है, कस्टोडियन करता है। तो ओवरऑल सेटलर की राइट्स होते हैं, पावर होती है कि ट्रस्ट को बनाया, उसके बाद में उसका उस ट्रस्ट के इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है, किसी भी तरह का मैनेजमेंट में कोई राइट नहीं है। राइट उसके तब आते हैं जब ट्रस्ट कोई की एक्टिविटी उसे लगता है कि ट्रस्ट के बायलॉ के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो ट्रस्टी को भी हटा सकता है उसके अपने अलग राइट से। और ट्रस्टी जो है वो डे टू डे अफेयर्स में काम आता है, उसको जो भी डे टू डे के लिए जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने हिसाब से उसको करता है। अब आता है कि एनजीओ रिसीविंग CSR डोनेशन लाइक ए लिमिट टू स्पेंड एडमिनिस्टर 5%, बट limit is not mentioned in the agreement, then there is a binding to NDO to spend। देखिए क्या होता है CSR एक्टिविटीज में सेक्शन 135 कंपनी एक्ट में डिफाइंड है। यदि आपके बाई एक्ट में CSR के लिए क्या होता है कि एग्रीमेंट बनता है दोनों के केस में, जो कंपनी देती है जो, और जो NPO CSR ले रही है, और जो भी आपको पैसा खर्च करना है वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही खर्च करना है। उसमें यदि किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, जैसे 5% की लिमिट दी हुई है, तो आप 5% ही पैसा खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो आपका नहीं माना जाएगा। दूसरा, एनडी सर्टिफिकेट भी जो सीए देता है उसमें ये सारे क्लॉज को दिखता है कि एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या खर्चे किए हुए हैं, और अगर खर्चा ज्यादा किया हुआ है तो वो आपका, क्योंकि उसमें कंपनी खर्च कर रही है आपके बिहाफ पे, मींस एनपीओ खर्च कर रही है कंपनी के बिहाफ पर, तो कंपनी भी उसमें पूरी मॉनिटरिंग करती है, और अगर इस तरह का कोई खर्चा हुआ है तो वो कंपनी बल्कि आपसे वापस ले लेती है एनपीओ से कि भाई ये आपने खर्चा मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से या मेरे हिसाब से खर्चा नहीं किया हुआ है। कैन एनपीओ आउटसोर्सेस सम ऑफ एक्टिविटी देन कैन बी ट्रीटेड? आउटसोर्सेस हाँ कर सकती है एनपीओ को, आपको लगता है तो कोई इंटरमीडिएटरी एजेंसी आप रख सकते हैं, उससे आप काम करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनकम टैक्स से जो प्रोविजन है टीडीएस के वो अपने आप में लागू हो जाए। कैन ट्रस्टी बी चेंज जस्ट पासिंग रेजोल्यूशन? बिल्कुल कर सकते हो, पासिंग द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार के पास में एक्चुअल में तब जाते हैं जब जैसे आपने बैंक में लोन आपने लिया हुआ है, तो बैंक में यदि आप सिग्नेटरी अथॉरिटी चेंज कराना चाहते हैं तो बैंक वाला कहता है मुझे अमेंडमेंट डीड की कॉपी चाहिए, वो रेजोल्यूशन से नहीं मानता। वैसे रेजोल्यूशन पास करके आप ट्रस्टी को हटा सकते हैं, ट्रस्टी को ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। टैक्सेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, ये बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन करा हुआ है। देखिए, प्राइवेट ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक तो स्पेसिफिक ट्रस्ट होता है, दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। स्पेसिफिक ट्रस्ट के केस में क्या होता है, बेनिफिशियरी और उनके शेयर दोनों डिटरमाइंड होते हैं, मतलब बेनिफिशियरी भी डिटरमाइंड होते हैं और शेयर्स भी डिटरमाइंड होते हैं। यदि आपका स्पेसिफिक ट्रस्ट है तो स्पेसिफिक ट्रस्ट के केस में इंडिविजुअल रेट रखते हैं एओपी के, और यदि आपका डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है, डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मींस यदि आपके ना तो बेनिफिशियरी डिफाइंड है या बेनिफिशियरी है तो उनके शेयर डिफाइंड नहीं है, तो इस केस में जो भी आपकी इनकम होगी वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर लगेगी, मींस 30% के हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। Does 2,500 इज एग्जम्प्ट ऑन डोनेशन? एग्जम्प्ट से मतलब यहाँ नहीं है, एग्जाम से अब तो लॉ भी आ गए इस साल से, 2022 के बजट में चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, पहले जो भी इनकम होती थी उसका 15% का डिडक्शन मिलने के बाद में 2.5 लाख की छूट मिलती थी। अब 2.5 लाख की छूट उन्होंने खत्म कर दी कि आपको 85% मीन्स 15% की लिमिट के बाद जो आपका पैसा बचा हुआ है उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन इनका 2.5 लाख का यदि डोनेशन दे दिया है और डोनेशन आपने खर्च नहीं किया है तो पूरे 15% के बाद जो पैसा बच रहेगा मीन्स 2,500 इंटू 15% 37,500, जो भी आपका पैसा बच रहा आपने खर्च नहीं किया या फॉर्म नंबर 10 नहीं फाइल किया तो 30% का टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट, हाँ यस, मिनट्स बुक को आप कंप्यूटराइज रख सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इट इज बेटर कि मिनट्स बुक को निकालने के बाद, इसका प्रिंट निकालने के बाद में उसको बाइंड करा लें, क्योंकि बाद में जब कोर्ट के केस चलते हैं तो वो लूज मिनट्स बुक को नहीं मानते,
वो बाइंड वाली मिनट्स बुक को मानते हैं। तो आप करने के बाद में इट इज एडवाइजेबल कि मिनट्स बुक आप कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट निकालने के बाद बाइंडिंग करके आप रख लें। हाँ, ट्रस्ट का अगर मेरा कोई ट्रस्ट है, उसके ऑब्जेक्टिव चैरिटेबल भी हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं और बोथ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपके चैरिटेबल है तो आपको 12AA का बेनिफिट मिलेगा, रिलीजियस है तो 12AA का मिलेगा, और रिलीजियस है तो आपको 8TG का बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आपकी 5% से ज्यादा के खर्चे आपके रिलीजियस एक्टिविटी में है। हाउ कैन बी डिसॉल्व what would happen after the death of the settler? देखिए, सेटलर यदि आपका एक्सपायर हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी आएगा तो कभी ना कभी तो जाना है उसको, तो सेटलर से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में जो एक्टिविटीज होती है वो ट्रस्टी आपस में डिसाइड करते हैं, और ट्रस्टी में जो भी आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन हाँ, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज चेंज नहीं कर सकते। यदि ट्रस्टी की डेथ हो गई है और आप यदि ऑब्जेक्टिव क्लॉज में चेंज करना चाहे तो वो आप नहीं कर सकते, उसमें पर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। डे टू डे एक्टिविटी के लिए आप ट्रस्ट डीड में कोई चेंज करना चाहें तो आप रेजोल्यूशन करके पास करके ट्रस्टी आपस में कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा, डिसॉल्व कैसे होता है? डिसॉल्व जनरली क्या होता है कि पहले हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनने के बाद जो असेट्स हैं, जितनी भी असेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटी है, पहले लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, जो असेट बच रही होती है उसको सिमिलर नेचर का जो ट्रस्ट है उसको पूरी असेट ट्रांसफर कर देते हैं। यदि आपने ट्रांसफर नहीं किया रिजॉल्व करने के बाद में तो आपका 30% का आपका टैक्स लग जाएगा, फिर आपका 115 TD भी लागू हो जाता है। 115 TD सेक्शंस है वो आप पर लागू हो जाए यदि आपने विद इन टाइम में ट्रस्ट को डिसॉल्व करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। If the beneficiary is below 18, the specific trust then would be taxable. देखिए साहब, डोनेशन के केस में आपने एक तो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ट्रस्ट हो गया प्राइवेट ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट में डोनेशन जो है वो हमेशा टैक्सेबल का पार्ट होता है। वो टैक्सेबल का मींस आप उसमें डोनेशन जो है वो आपकी इनकम का पार्ट हो गया। ऐसे आप डोनेशन नहीं दे सकते स्पेसिफिक ट्रस्ट के केस में, नहीं तो वो आपका सेक्शन 68 में कवर आ जाएगा। तो आपका मेरा मतलब दीपक अरोरा जी का क्वेश्चन मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। तो अगर आप उसको दूसरे वे में बताऊं कि आपका स्पेसिफिक ट्रस्ट है, माइनर है, कोई इशू नहीं है, आप उसमें डोनेशन मेरे हिसाब से सेक्शन 69 में नहीं ले सकते। यदि आपने लिया हुआ तो आपको वो इनकम दिखाना पड़ेगा। अगर ITO चाहे तो उसको 69 में 30% टैक्स लगा सकता है। इसमें फिर प्लानिंग दूसरी तरह से होती है, इस तरह से प्लानिंग नहीं होती है। ओनली वन फैच, हाँ कोई इशू नहीं है, इसमें बेनिफिशियरी एक भी हो सकता है, स्पेसिफिक ट्रस्ट में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक है तो 100% बेनिफिशियरी है, कोई इशू नहीं है। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, उसकी रिटर्न माइनर की फाइल नहीं होती है, वो ट्रस्ट की रिटर्न फाइल होती है, उसमें AOP रेट लगते हैं, मींस इंडिविजुअल जो रेट है वो लगते हैं। ट्रस्ट रजिस्टर्ड, हाँ ट्रस्ट हमेशा ऑल इंडिया लेवल का होता है। अगर आपने दिल्ली में रजिस्टर्ड कराया है तो ऑल इंडिया लेवल में आप कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। और कोई क्वेश्चन नहीं है सर? जरा एक बार और देख लो सर। प्रोडक्ट है क्या ये? नहीं हो पा रही जी। कोई बात नहीं सर, कई बार हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो सर, कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है तो मैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी रजिस्टर्ड इन वन स्टेट कैन वर्क इन अदर स्टेट? देखिए, सोसाइटी यदि आपकी क्या रहती है कि गवर्नमेंट जनरली क्या होता है, जिस स्टेट में सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है उस स्टेट में आपकी जो गवर्नमेंट की एड होती है, जैसे क्या होता है गवर्नमेंट जब कोई एड देती है तो जिस स्टेट में आपकी रजिस्टर्ड होती है वो पहले उस स्टेट को प्रीफर करती है, बाद में फिर दूसरी करती है। यदि आपकी सोसाइटी दिल्ली में रजिस्टर्ड है
तो आप काम कहीं भी कर सकते हो। एप्लीकेशन की कहीं कोई इशू नहीं है। केवल इशू हो जाता है कि आपको जब सरकारी एड मिलती है तो वो लोकल एक्ट के हिसाब से पहले प्रीफर करते हैं, बाद में किसी और को प्रीफर करते हैं। काम आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई कहीं कोई इशू नहीं। बहुत बहुत सर, एक क्वेश्चन और आ गया फिर। कैन यू से समथिंग ऑन इस्कॉन सोसाइटी? इज इट इंटरनेशनल सोसाइटी? देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी बिल्कुल बन जाती है, जैसे ट्रस्ट भी इंटरनेशनल होते हैं। सेक्शन 8 के कंपनी, कहीं कोई इशू नहीं है। इंटरनेशनल में आपको बाई लॉस के हिसाब से आप ड्राफ्ट करेंगे, लेकिन जब एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात आती है, आप यदि कोई खर्चा इंडिया से बाहर करते हैं तो आपको सीबीटीटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि ये पैसा मैं इंडिया के बाहर खर्च करूंगा। तो इनकम में तो कोई इशू नहीं है। इनकम में तो चाहे एफसीआरए आ गए, डोनेशन आ गए, आप ले सकते हो। बात आती है खर्चा करने की। तो खर्चा करने के लिए आपको, यदि इंटरनेशनल सोसाइटी है, आप बना सकते हो। आपको एक सीबीटीटी से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं ये पैसा बाहर भी खर्च करूंगा। वो परमिशन दे देती है, तो कहीं कोई इशू नहीं। लाइव मेंबर्स फीस और एडमिशन फीस रिसीव फ्रॉम द मेंबर वेदर टैक्सेबल अंडर जीएसटी? नहीं, मेंबरशिप फीस जो है वो टैक्सेबल नहीं है एनजीओ के केसेस। देखिए, मेंबरशिप फीस और एडमिशन फीस दो तरह की है। मेंबरशिप फीस वो टैक्सेबल है जहां आप सर्विस दे रहे हैं। जहां आप सर्विस नहीं दे रहे हैं, जो डोनेशन टाइप का है, वहां जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। Which is better for skill training to local people, trust or society? Last question. जी, तो स्किल ट्रेनिंग के लिए आप मेरे हिसाब से, देखो मैंने आपसे कहा कि सोसाइटी, और सोसाइटी में 7 लोग चाहिए, ट्रस्ट में केवल 2 लोग चाहिए। तो आप ट्रस्ट, बहुत से लोग ट्रस्ट में भी कर रहे हैं, सोसाइटी में भी कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई गवर्नमेंट की एड आती है तो कुछ जगह मिनिस्ट्री में निकाला हुआ है कि आपकी सोसाइटी ही होनी चाहिए, तब हम आपको ये सरकारी एड देंगे। तो कृपया उसका वो जरूर देख लें। कुछ मिनिस्ट्री अभी भी सोसाइटी को प्रीफर करती है। Can a NPO make payment out of India for any service rendered by foreigner in India? Yes. हाँ, ले सकती है वो, कहीं कोई इशू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई इशू नहीं है। Anyway, sir, बहुत बहुत धन्यवाद for your wonderful deliberation on the how to form the trust, society, NPO and or Section 8 companies. You are wonderful, sir. You have done your job very very wonderful manner. आपने ट्रस्ट बनाए, सोसाइटी बनाए, सेक्शन 8 कंपनी बनाए, उन तीनों के डिफरेंस और उसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि हर चीज के बनाने के लिए फाउंडेशन का बहुत अच्छा होना जरूरी है। यदि फाउंडेशन ठीक है तो बिल्डिंग भी सही बनेगी, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्टेप बाय स्टेप भी उन सब की कंपैरिजन भी किया और बताया भी कि कैसे क्या करें। इसके अलावा उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें, क्या क्या बातों का ध्यान रखें, 12A ATG की क्या पोजीशन है, किस केस में मिलेगी, किस केस में नहीं मिलेगी, पॉइंट्स क्या क्या हमें रिमेंबर करने हैं, अपने क्लाइंट्स को किस तरह से डील करना है और किसी तरह की कोई मिस्टेक ना रह जाए, आपने उसका प्रारूप भी दिखाया और बाद में कहीं कोई प्रॉब्लम भी ना होए। और लास्ट में आपने वेरी ब्यूटीफुली कंपेयर भी किया कि ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी कौन सी बेटर है, किस में बेटर है, कहाँ बनती है, कैसे होता है। और आई एम शॉक्ड कि सर आप वेरी वेरी ब्यूटीफुली यू डिड योर वर्क सर। और अंत में सभी लोगों के मेंबर्स के जो भी प्रेजेंट है, आपने उनके ब्यूटीफुली क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन का आंसर भी दिया और आई होप कि अब सारे मेंबर हमारे सेटिस्फाई